चलो वेलकम टू द रिवीजन सीरीज। और हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं 14 डेज में 14 चैप्टर कंप्लीट करने का क्लास 10th मैथ्स का, जिसका आज डे 3 है और तीसरा चैप्टर अपना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे, आज की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल आप देख चुके हैं और उसके बाद आज अपन लीनियर इक्वेशन में कंप्लीटली एक चीज ये है कि आज के सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आज सैंपल पेपर्स में आजकल अपने को दिखने को मिल रहा है वो, और जो लास्ट ईयर आए हुए हैं, मतलब जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है उनके सारे बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एकदम थोड़ा सा क्या है, अपन थोड़ा सा थ्योरी जो है थोड़ा सा स्पीड में निकालेंगे। स्पीड में इसलिए ताकि अगर कुछ बच्चे जो है मतलब रिवीजन के थ्रू मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस या टाइप ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले। और जिन्होंने अगर अभी तक एनसीईआरटी नहीं भी छुई है या बहुत मतलब डरे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये लेक्चर उतना ही यूजफुल होने वाला है। आप लोग टेंशन ना लो, सिंपल सी चीज। चलिए देखिए, लीनियर मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। किसकी डिग्री भैया? वेरिएबल की डिग्री 1 हो। अब ये वेरिएबल क्या है भैया? वेरिएबल जो रंग बदले। क्या कह रहे हो, कौन रंग बदलता है? मैं क्या, अगर पॉलिनोमियल आप लोग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि px इज इक्वल टू कुछ भी मैं रख लेता था 2x माइनस ऑफ 5। तो ये जो x है, क्या बोला मैं कि ये जो x है यही वेरिएबल है, यही अपना रंगत सूरत शकल चेंज करता है। किसका शकल सूरत चेंज करेगा? मैं क्या, पूरे पॉलिनोमियल का शकल चेंज कर देता है। जैसे कि अगर एट x इक्वल टू आप 1 रखोगे तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 into 1 माइनस का 5, मतलब 2 minus 5 विच इज इक्वल टू माइनस का 3। आई बात समझ में? अगर आप एट x इक्वल टू 2 पे रखते हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? p1 यहां पे निकाले थे, अब p2 निकालेंगे तो विच इज 2 into 2 माइनस का 5 विच इज इक्वल टू 4 minus 5 इक्वल टू माइनस का 1। अब देखो, जैसे जैसे x की जगह पे हम वैल्यूज अलग अलग रखते जा रहे हैं, पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती जा रही है। मतलब यही है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या कि जो शक्ल चेंज कर सके, सूरत चेंज कर सके। मैं क्या बात समझ में? लेकिन लीनियर इक्वेशन में क्या है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे एक इंसान नहीं रहेगा चेंज करने वाला अपनी शक्ल, यहाँ 2 लोग रहेंगे जो अपनी रंगत चेंज करेंगे या अपनी शक्ल चेंज करेंगे या पूरी इक्वेशन की शक्ल चेंज कर सकते हो। मैं क्या, आई बात समझ में? क्या है भैया ये 2 वेरिएबल क्या है? मैं कुछ नहीं बेटा, x और y यही आपको देखने को मिलेगा। यही x और y है, यही अपना वेरिएबल है। ये 2 वेरिएबल है, x और y। अच्छा, फिर आते हैं इक्वेशन पे। क्या है भैया इक्वेशन? कुछ नहीं, जहां इक्वल टू दिखा वो इक्वेशन, जो इक्वल टू नहीं है वो पॉलिनोमियल। सिंपल सा चीज क्लियर है। जो इक्वल टू, अगर कोई भी चीज लिखा हुआ, जैसे ये 2x माइनस 5 है, इसके आगे ये जो 2x माइनस 5 है, इसके आगे अगर इक्वल टू 0 या इक्वल टू 6 या इक्वल टू 5 ऐसा सा कुछ लिखा हुआ है तो ये बन गई इक्वेशन। लेकिन अगर ये इक्वल टू नहीं है, सिंपली px इक्वल टू 2x माइनस 5 या px इक्वल टू समथिंग समथिंग कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है वो अपना पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? तो इक्वेशन मतलब क्या? सिंपल सी इक्वल टू। लीनियर पे आते हैं। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो। किसकी डिग्री 1? अपन ने कहा था वेरिएबल की डिग्री 1। यहाँ वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए और इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1। मतलब ये है कि x की डिग्री भी 1 रहेगी और y की भी डिग्री क्या रहेगी? 1 रहेगी। मैं कहा भैया इसका थोड़ा सा एक शकल दिखा दो कि लीनियर इक्वेशन दिखती कैसी है। मैं क्या ले बेटे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। कैसे भैया? इसकी डिग्री देख, वेरिएबल की डिग्री 1। आई बात समझ में? 2 वेरिएबल है, x और y है, 2 वेरिएबल है, इक्वल टू है तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहां भी सेम इक्वल सिंगल डिग्री, एक डिग्री है, उसके बाद वेरिएबल अपने पास 2, इक्वल टू है मतलब इक्वेशन है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। यही ऐसे ही शक्ल के जो होते हैं उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मैं क्या, बातें क्लियर? इतनी बात समझ में आई। अब अपन समझ लेते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है। क्या बोले अपन? इस जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसका? लीनियर इक्वेशन का। तो जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ax प्लस by
प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक जनरल फॉर्म होती है। अब बात को समझो, अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट नाम के दो व्यक्ति आते हैं। कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनके सॉल्यूशन हो, बात को नहीं आई समझ में, कोई टेंशन की बात नहीं, 2 मिनट रो, सब समझ में आएगा। कंसिस्टेंट होती है जिसके सॉल्यूशन आ चुके हैं, इनकंसिस्टेंट होती है जिसके सॉल्यूशन नहीं निकल सकते। मैं क्या बोल रही हूं भैया, कुछ नहीं समझ में आ रहा। देख बेटे, देख मैं एक बताता हूं, ये दोनों है, इस दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आएगी। इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना, अगर आपने कुछ थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन पढ़ा है तो एक मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें एलिमिनेट करते हैं। कैसे एलिमिनेट करते हैं? किसी भी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है, किसी भी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है उसको अपन मैच करते हैं दूसरे इक्वेशन के कोएफिशिएंट से। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 2x है, ये 3x है, तो इस इक्वेशन में मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं और इस इक्वेशन में मैं क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं जो 2x 3x की शक्ल अपनी सेम हो जाए। मैं कहा बेटे इसमें 3 मल्टीप्लाई कर, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर, अब इसको मल्टीप्लाई कर पूरे इक्वेशन को, ये क्या हो जाएगा 3 2 6x प्लस 3 3 9y इज इक्वल्स टू 5 3 15। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, ये 6x प्लस का 8y इज इक्वल्स टू 9। अब देख इसकी शक्ल और इसकी शक्ल क्या हो गई, सेम हो गई। आई बात समझ में? ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ x में भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो y वाले में भी ऐसा कर सकते हो। y वाले को सेम करने के लिए, इसकी शक्ल को सेम करने के लिए आप खुद सोचो कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे और इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे। अगर अपने को y में सेम इसको करना है तो इस पूरे इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करो बताओ? यहां करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अपन? इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तब ना जाके ये 4 इंटू 3 12 और ये 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, तो ये भी 12 बाय, ये भी 12 बाय। वो अलग बात है कि फिर इसकी शक्ल पूरी चेंज हो जाएगी, लेकिन रहेगा वो इक्वेशन ऐसा ही अंदर ही अंदर। आई बात समझ में? वहां से भी सॉल्यूशन अपनी सेम ही आएगी। तो मैं कहने की बात ये कह रहा था कि आप जब इसे सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ आपकी y की वैल्यू आएगी, वो मैं अभी एक इक्वेशन करेंगे उससे पता चल जाएगा, और y की वैल्यू आएगी और कुछ ना कुछ आपकी x की वैल्यू आ गई। अब बात को समझो, जब आपके पास सॉल्यूशन आ जाते हैं x और y को तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब यह है कि जिसके सॉल्यूशन आ चुके हो। तो भैया ठीक तो है, इसमें अब नया क्या है? ये तो अपन भी जानते हैं सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन दे सकता है। मैं क्या बेटे नहीं, हर लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं दे सकता। मैं जैसे मैं बताता हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। आई बात समझ में? ये देख, ये 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 है, ऐसा ये दो इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। कैसे इनकंसिस्टेंट है? क्योंकि इन दोनों के सॉल्यूशन नहीं आ सकते। मगर भैया कैसे नहीं आ सकते? आप इसे सॉल्व करो, इसको क्या करोगे सेम करने के लिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको वैसे के वैसे ही छोड़ दोगे। क्योंकि ये खुद ब खुद इसके फैक्टर्स है। आप समझ रहे हो बात को? अरे बेटा देख, अगर किसी को नहीं आता है ये चीज करने का, ठीक, ये चीज अगर करने को नहीं आ रही है तो आप ये बात ध्यान रखो कि जिसको भी आप मैच कराना चाहते हो, अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक, तो उसको तो सिंपली आप लोग कर लोगे। नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, इस दोनों का लो एलसीएम। 2 और 4 का क्या करेंगे? लिए एलसीएम। 2 1 2, 2 2 4 विच इज इक्वल टू 4। क्या आया अपने पास? एलसीएम क्या आया? 4। अगर एलसीएम 4 आया, इसका मतलब यह है कि अपने को हिंट मिल गई है। क्या मिल गई अपने को हिंट मिल गई है कि इसकी और इसकी शक्ल को अपने को 4 में ही रखना है। आई बात समझ में? तो इसकी तो शक्ल पहले से ही 4 में है और इसकी शक्ल 4 में करने के लिए इसको क्या करेंगे अपन? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, और नीचे वाली इक्वेशन तो 4x प्लस 6y और इक्वल टू 9 है। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये साइन चेंज, ये 4x भी खत्म, 6y भी खत्म, यहां क्या बचा? 3। अब बात को समझो कि x भी अपने पास नहीं है और y भी अपने पास नहीं है, तो जिस इक्वेशन में x और y खत्म हो जाए वहां अपने वो जो इक्वेशन होती है वो अपनी इनकंसिस्टेंट होती है। और ऐसे ही जो आगे चल के जो सॉल्यूशन होते हैं ये अपने को नो सॉल्यूशन देते हैं, जहां पे a1 बाय a2 और b1 बाय b2 बराबर हो, लेकिन c1 बाय c2 अपने इक्वल नहीं हो। ऐसे आई बात समझ में? अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया बात यह है कि मैनी सॉल्यूशन भी ऐसा सा ही कुछ दिखता है। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे 5 मिनट में कि ये जो कौन सा सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन क्या है? अलग अलग चीजें हैं। कैसे है समझ में आएगी। अच्छा, आपको ये चीज समझ में आया कि इसका एलसीएम लेके जैसी ये शक्ल रहती है वैसे इसको रखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे
3 और 2 का आप एलसीएम लो, 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कुछ तो होगा नहीं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएंगे 6। मतलब यह है कि अब इस दोनों की शक्ल अपने को कैसे रखना पड़ेगा 6। तो देखो यहाँ पे क्या रखे अपन 6 रख के दोनों को, और 6 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं क्या ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? सॉल्व करने के लिए आया या नहीं? ये इसी को एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं, ठीक। हालांकि तीनों मेथड में बताऊंगा, एक ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जो अपने को सवाल इससे ज्यादा इस बार सैंपल पेपर्स में या प्रीवियस ईयर में देखने को मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चन अपन करेंगे। तब तक थोड़ा सा मिटाव वाला काम कर लेते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सिंपली क्या है कि लास्ट में अपन क्या देखें कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होती है। कंसिस्टेंट वो जिसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं, जिस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकल सकते हैं या सिंपली जो सॉल्व हो सकता है कि नहीं। और इनकंसिस्टेंट वो है जिनके सॉल्यूशन नहीं आ सकते, मतलब एक्स और वाई ही वहां पे खत्म हो गया। कांस्टेंट बचा रहना चाहिए, कांस्टेंट भी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट भी खत्म हो गया, ठीक, तो इसका मतलब यह है कि वहां पे मैनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। लेकिन कांस्टेंट बचा रह गया और एक्स और वाई अपने खत्म हो गए, तो वो अपने इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन अपने को मिलते हैं। मैं क्या ये चीज क्लियर आई? अच्छा आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं। तीनों मेथड अपन लोग देख लेते हैं। ग्राफिकल लास्ट में देखेंगे, पहला अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है अपने पास? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर क्वेश्चन बोल दे कि आपको जो है इक्वेशन सॉल्व करना है वो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? जैसे आप देख लो 2x + 3y = 6 और ये 3x + 2y = 9। ऐसा सा इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। अब बात को समझो, इक्वेशन आपसे पूछा और बोल दिया कि इसको आप सॉल्व करिए, तो क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है कि कोई भी एक इक्वेशन अपन पकड़ लिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको अपन सेकंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपना? 2x + 3y = 6। अब थोड़ा सा इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या करना है अपने को? कोई भी या x हो या y हो उसको अकेले छोड़ देना। मैं क्या, आई बात समझ में? इतना अकेले छोड़ना है जैसे मानो उसका ब्रेकअप हो गया। आई बात समझ में? चलिए ये 2x = 6 - 3y क्लियर है। अब इस x को ब्रेकअप कराना है। x का अगर ब्रेकअप कराएंगे तो इस 2 को हटाना पड़ेगा। अरे बात समझ, रोना नहीं बच्चा, ठीक है, पुराने दिन याद नहीं करने। इस 2 को हटाने के लिए ये इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगी डिवाइड। तो x = क्या आ गया अपने पास? 6 - 3y/2। तो यहां से x की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। मतलब यह है कि पुटिंग, क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन सेकेंड। मैं क्या क्लियर? अब इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू आई है? कौन रो रहा है? x रो रहा है ना, तो x का सफा करेंगे। बात समझ में आई? अरे जब इसका ब्रेकअप ही हो गया तो इसका काम ही खत्म, तो इसको क्या करेंगे? हटाएंगे। और जैसे ही हटाएंगे तो सिर्फ कौन मजे में आ जाएगा? यहाँ पे y। तो यहां से सिर्फ ये बचेगा और इसको क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। वेयर इज द सेकेंड इक्वेशन? हियर इट इज। आई बात समझ में? तो ये देखिए 3x + 2y = 9 है। आई बात समझ में? 3x की वैल्यू क्या है? 6 - 3y। 6 - 3y/2 + 2y = 9। अब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ y में ही ये इक्वेशन बन गया है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसका तो बेचारे का दिल टूट गया, तो इसको तो साइड कर दी। आई बात समझ में? ठीक। और ये तो मजे में आ गया, तो यहां से y निकल जाएगा और y निकलने के बाद y की जो भी वैल्यू आएगी वहां से x में पुट करेंगे और x इंतकाम लेके उसको क्या करेगा? अपनी एक वैल्यू दे देगा। मैं क्या क्लियर? नहीं आई बात? समझो। 6 × 3 = 18 - 9y/2 और ये +2y = 9। आई बात समझ में? आप यहाँ पे एलसीएम लो, ये आ जाएगा 2, ये 18 - 9y, ये +2 × 2 = 4y = 9। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 18 - 9y + 4y विच इज -5y। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दू, 9 × 2 = 18 = 18 और यहां से क्या आ गया? 5y = 18 - 18 विच इज इक्वल टू 0। तो 5y = 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 0। अब बात को समझो, y की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू को क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन में आप पुट करोगे तो वहां से x इंतकाम की तरह बाहर निकलेगा। मतलब यह है कि 3x + 2y = 9 को एक इक्वेशन अपन पकड़ लिए,
ये इक्वेशन पकड़ लिए, यहां से y की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे और यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड या फर्स्ट, जो भी आपको रखने की इच्छा हो, जिस भी इक्वेशन में आप रखिएगा आंसर सेम ही आएगी। यहां से क्या किए, y की वैल्यू यहां पे रख दिए। अगर y की वैल्यू यहां पे रख देंगे तो 2 इंटू का 0 इज इक्वल टू 9, मतलब ये पूरी वैल्यू 0, पूरी नहीं बेटा, 2 इंटू 0 वाली ये पूरी 0, तो यहां से क्या आ गई 3x इज इक्वल टू 9 और यहां से x इज इक्वल टू 9/3 विच इज इक्वल टू 3। तो यहां से x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। क्या आ गया अपने पास, x आ गया 3 एंड y क्या आ गया अपने पास 0, ये अपनी फाइनल वैल्यू आ गई। ये जो मेथड है ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि यहां से क्या करते हैं, किसी एक का ब्रेकअप कराते हैं और उसके बाद एक को मजे में लाइफ जिएगा अपनी, और उसके बाद लास्ट में फिर इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें अपन किसी भी इक्वेशन में पुट करा के वहां से x निकल जाएगा। मैं क्या क्लियर आया, क्लियर, ये चीज समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा मेथड अपन लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। चलो ध्यान दो, दूसरा है अपन एलिमिनेशन मेथड। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, प्यारा इसलिए क्योंकि इसके आंसर्स बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड। पास से देखता हूं ना तो सब गड़बड़ सा लगता है। ठीक, अच्छा कोई भी इक्वेशन पकड़ लेते 2x प्लस, इस बार थोड़ा सा अच्छा ले लेते 5y इज इक्वल टू 7 ऐसा सा, और ये ले लेते 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 9 ऐसा सा इक्वेशन है। एम आई राइट? हाँ जी सही है, कुछ भी अपने को क्या मतलब। ठीक, ऐसे से दो इक्वेशन है। अब क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करना बेटा, एलिमिनेट करना है। आपने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी सर जी। क्या करेंगे अपन, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट का मतलब यह है कि किसी एक को हटाना, यहां तो डायरेक्ट ही खत्म कर देना। आई बात समझ में, एकदम मामला फिनिश वाली। अब बात को समझो, यहां से एलिमिनेट करना है मतलब किसी एक को हटाना है। तो ऐसे अपन जस्ट अभी किए थे क्लास स्टार्टिंग में, क्लास स्टार्ट होते हुए कि इसको क्या कर लिए कि इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब आप खुद सोचो कि किसको आपको मैच कराना है, एक्स वाले को मैच कराना है या वाई वाले को मैच कराना है। क्या मैच कराना भैया, कोएफिशिएंट बेटा, कोएफिशिएंट जो है इसको मैच कराना है। बात को समझे, कोएफिशिएंट मतलब यह है कि कैसे मैच कराएंगे। तो जैसे मैं दोनों बताता हूं, दोनों कैसे आप मैच करा के वैल्यू निकाल सकते हो। बात को समझो, पहले देखो कि अगर आपको x के कोएफिशिएंट को मैच कराना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं या इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, सिंपली आप इस दोनों को क्या करो, एलसीएम लोगे, जो भी वैल्यू आएगी। मानो कि इस दोनों का एलसीएम लिए आया 6, तो अपने को क्या बोला कि अब इसकी भी वैल्यू आप 6 बनाओ और इसकी भी वैल्यू आप 6 बनाओ। तो इसकी 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, और इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन सेकेंड। मतलब अपने को मल्टीप्लाई करना है 3 इन इक्वेशन फर्स्ट और 2 मल्टीप्लाई करना है अपने को इन इक्वेशन सेकेंड। हालांकि आप यहां पे भी लिखोगे मल्टीप्लाइंग 2 इन इक्वेशन सेकेंड। आई बात समझ में। अब जैसे इसको इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सिर्फ यहां पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरे के पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगी। पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 6x प्लस ये क्या हो जाएगा 15y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 21। मैं क्या क्लियर, ये कितने से मल्टीप्लाई होगा 2 से पूरे में, तो यहां क्या आ जाएगा 6x प्लस का यहां से 3 आ गया, ये अपना 6y इक्वल टू ये क्या आ गया अपने पास 18। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यही आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, मार्क्स नहीं कटेगा, एकदम सिंपल सा चीज है, आप यहीं पे सॉल्व कर लोगे। सेम एकदम ध्यान से रखो। देखो ये जो स्टेप है वो बहुत बहुत बारीकी से समझो कि यहां इसकी नीचे वाली की जो भी साइन रहेगी उसका अपन अगर अपोजिट कर दिए तो इसका मतलब इससे इस इक्वेशन को माइनस किए हैं। मैं क्या चीज क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ या नहीं। अगर नीचे वाले का साइन से जो भी है उसका साइन से अगर अपन चेंज वाला साइन लिख दिए तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हुआ। नहीं आया क्लियर, कोई ठीक है, नहीं समझ में आया कोई टेंशन की बात नहीं। आप देखो यहां 6 से पहले क्या है, साइन प्लस है, तो इसको क्या कर रहे हैं अपन, माइनस कर रहे हैं। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और माइनस आप तभी करोगे जब ये जो दोनों मैच हुआ है, इस दोनों का साइन अपने पास सेम होना चाहिए। आप खोपचे में लिख लो, ठीक है, कि सेम साइन रहा, यहां खोपचे में लिख लो कि अगर सेम साइन रहा तो इक्वेशन को माइनस करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे
वो भी कौन सा वाला, ये दोनों का साइन, ठीक, जो अपना मैच हुआ है, इस दोनों का साइन अगर अपना सेम रहा तो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऑपोजिट साइन रहा, क्या बोले अपन कि अगर ऑपोजिट साइन रहा किसका, सिर्फ सेम वाला का, यहां लिख लो सेम वाला कौन, सेम वाला कोएफिशिएंट और वेरिएबल। आई बात समझ में, सेम वाला कोएफिशिएंट और वेरिएबल का अगर सेम साइन है तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी, और अगर ऑपोजिट साइन है तो साइन रहा तो ऐड करेंगे, क्या करेंगे, तो इक्वेशन को ऐड करेंगे। मैं क्या आया, क्लियर हुआ, ये खोपचे में आप लोग लिख लो, ठीक, ये वीवीआई है। आई बात समझ में, ताकि एलिमिनेशन मेथड में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। यहां क्या है, दोनों का सेम साइन है, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट कैसे होती है, यहां जो भी साइन रहेगा आपके पास नीचे वाले में, ध्यान देना, यहां पे जो भी साइन रहेगी उसकी जस्ट ऑपोजिट साइन यहां पे लिखाया जाएगा, ये नेगेटिव। आई बात समझ में, यहां पे जो भी साइन रहेगा प्लस, तो ये प्लस 6y है, प्लस 6y, तो ये अब हो जाएगा माइनस का 6y, ये नेगेटिव हो जाएगी। यहां क्या है, प्लस का 18, तो ये हो जाएगा माइनस का 18। बात को समझे, अब इसको सिंपली आप सब्ट्रैक्ट करियो। 6x, अब इस 6x के पास साइन माइनस का है, प्लस का नहीं बेटा, इस 6y के पास साइन माइनस का है, ये माइनस का 6y है, और ये 18 अब अपना माइनस 18 है। मैं क्या क्लियर, अब 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये तो खत्म, या अपना यहां पे डायरेक्ट लिख देते 0। 15y माइनस 6y कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 915 विच इज 9y, कितना हो जाएगा ये 9y। 15y माइनस 6y कितना, 9y, इक्वल टू 21 माइनस 18 कितना आएगा, 3। तो यहां से अपने पास 9y इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 1/3। आई बात समझ में, यहां से y का वैल्यू क्या आया, 1/3। तो फिर क्या रख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation, किसी भी इक्वेशन में रख दिए, किसी में भी रख देते हैं, सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, इन इक्वेशन सेकंड वाले इक्वेशन में रखे। सेकंड इक्वेशन है क्या, 3x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 9, मतलब ये है। तो y कितना आया, 1/3, तो 3x प्लस का 2 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 9, ये कितना हो गया, 3x प्लस का 2/3 इज इक्वल्स टू 9। ये कांस्टेंट है, इसको उस साइड अपन भेज देंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2/3। अब इसका क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, तो ये क्या आएगा, 3, ये हो जाएगा 27 माइनस का 2/3, 9 3 27, हाँ जी सही है। देख लेना कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक ना हो जाए, ये हो जाएगा 25/3, इसको अपन सही से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25/9। ये अपना x आ जाएगा, ये अपना y आ जाएगा कितना, 1/3। y कितना आ जाएगा अपने पास, 1/3। देखो आंसर इतना कचरा इसीलिए आया है क्योंकि ये जो इक्वेशन रखे थे अपन मन से, मैंने तो अपने आप को मैथमेटिक्स माना और ऐसे इक्वेशन ऐसे रैंडम से रख दिए, इसी वजह से ऐसे वैल्यूज आ गए। आई बात समझ में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि फाइंड द इक्वेशन या इवेल्युएट द इक्वेशन या सॉल्व द इक्वेशन विद द एलिमिनेशन मेथड, तो आप ऐसे उसे सॉल्व करिएगा। एलिमिनेशन मेथड का तरीका आप लोग समझे कैसे क्या होती है, समझे बात को। और वो खोपचे में जो भी लिखा हुआ वो बहुत ही वीवीआई है, उसको आप बात को समझो, ये आगे तक आपको ध्यान देगा। अगर रिवीजन भी कर रहे हो तो उसको ध्यान से रखिए क्योंकि वो आगे तक आपको परेशान कर सकता है। इसीलिए चलिए आगे चलते हैं। अब बात को देखो बेटा, तीसरा मेथड है अपना ग्राफिकल मेथड। मैं सोच रहा हूं थोड़ी देर इसको मतलब लास्ट में कराएं क्योंकि ग्राफ फिर वो लाइन वाइन आने लग जाएगी तो बच्चे ना हो जब बोर हो जाए, ठीक। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपन ले आते हैं, उसके बाद ग्राफिकल मेथड पे चलेंगे। तब तक लिए अपन चलते हैं जो 3 सबसे वीवीआई है। कौन कौन भैया, 3 कौन कौन से भैया? पहला है अपना यूनिक सॉल्यूशन। कौन है अपना? यूनिक सॉल्यूशन। कैसे क्या होती है भैया यूनिक सॉल्यूशन? कुछ नहीं पता। दूसरा होता है अपना मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है अपना? मैनी सॉल्यूशन। बहुत होगा, बहुत क्वेश्चन आप इस पे देखे होंगे। और तीसरा होता है ये मैनी को आप लोग लिख लो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और तीसरा होता है अपना नो सॉल्यूशन। इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, है कि नहीं? मैक्सिमम आप लोग हो सकता है 1 मार्क या 3 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आप लोग अगर सैंपल पेपर टच कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। और जो बच्चे नहीं भी कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोग देख लो। और डायरेक्ट एग्जाम में एक होता है ना
कि डायरेक्ट जाएंगे हम लोग तीर मारने के लिए, वैसे वाले बच्चे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो भी आप लोग देख लीजिए, आपके लिए भी है। मान लो यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये यूज कहां पे होती है? ये होती है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब ये है कि आपके पास दो इक्वेशन रहेगी। मान लेते हैं कि एक इक्वेशन अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा इक्वेशन आपके पास a2x प्लस b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। अब बात को समझो, सारा खेला जो है, ठीक, सारा खेला है कोएफिशिएंट का। कौन, किसके कोएफिशिएंट? वेरिएबल के कोएफिशिएंट का और इस कांस्टेंट का। आई बात समझ में? किसका खेला है भैया? कोएफिशिएंट का। कोएफिशिएंट कौन कौन? यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2। खैर c1 c2 तो अपना कांस्टेंट है, लेकिन कोएफिशिएंट अपना a2 b2 हुआ कि नहीं हुआ? तो बात यह है कि इसी का यहाँ पे खेला है। खेला क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, आपको तीन चीज याद रखनी है तीनों सॉल्यूशन के लिए। पहला चीज यह है कि यूनिक सॉल्यूशन में a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। बात को समझे? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब समझते हो? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यह है कि एक ना एक सॉल्यूशन आपको आएगी ही आएगी। अभी जितने भी अपन लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हैं, जितने भी इक्वेशन अपन ने सॉल्व किए, वो सारे के सारे आप देखिएगा तो a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है। कौन a1 by a2? ये अपना a1 by a2 b1 by b2 इसके बराबर नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया था 2x plus 3y is equals to 6 और 3x plus 2y is equals to 9, ऐसा सा एक इक्वेशन था। यहां पे आप a1 by a2 देखो, a1 by a2 यही अपना a1 है, ये अपना b1 है, ये अपना c1 है। c1 लेकिन यहाँ पे इस साइड आएगी तो ये -6 हो जाएगा, तो यहां से c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6। इसको ऊपर लिखो, यहाँ पे देखो a1 की वैल्यू बताना जरा 2, b1 की वैल्यू बताना जरा भैया 3, c1 की वैल्यू बताना जरा भैया 6। मैं क्या नहीं बेटे -6। कैसे कैसे -6? क्यों? क्योंकि ये c1 का लिखा हुआ LHS में, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? किधर लाना पड़ेगा? LHS में। और जब ये इस साइड आएगी तो ये क्या हो जाएगा? -6। मैं क्या क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ? भले ही वो आगे चल के आपके लिए आसान हो जाएगी, भैया बात तो बराबर ही है, वैसा ही हो जाता है। मैं क्या बेटे देखो, मेथड से सीखो, है कि नहीं? आ जाता है, हो जाता है, उससे तो फिर आपके मार्क्स भी हो जाएंगे, आंसर्स भी आ जाएंगे, ठीक, दिमाग में अगर चलने लगी ऐसी बातें तो ऐसा नहीं करना। a2 की वैल्यू बताओ, मैं क्या भैया 3, b2 की वैल्यू बताओ 2, c2 की वैल्यू बताओ -9। क्लियर? अब देखो बोलता क्या यूनिक सॉल्यूशन कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। क्लियर? a1 by a2 करते, a1 by a2 करेंगे 2 by 3, b1 by b2 करेंगे 3 by 2। क्या ये दोनों कहीं से एक दूसरे के बराबर लग रहे हैं? देखो ध्यान से, 2 by 3 क्या 3 by 2 के बराबर कहीं से भी लग रहे हैं? मैं क्या नहीं, दूर दूर से इन दोनों का कोई नाता नहीं है। मैं क्या बात समझ में? तो ऐसे जो इक्वेशन होंगे, ऐसे इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जाहिर सी बात एक x आता था, एक y आता था, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता था या नहीं मिलता था? इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन इसका नाम पड़ा। मैं क्या क्लियर? चलिए, यूनिक सॉल्यूशन में एक चीज याद रखना है कि a1 by a2 जो होता है वो b1 by b2 के बराबर नहीं होती है। तीसरा, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है? ये सबसे आसान है कि अगर इसका भी इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 है, दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो मैनी सॉल्यूशन में क्या होती है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अब बात को समझो, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन में। जैसे कि आप देखिए, पहले इसको भी मैं लिखा देता हूं, उसके बाद एग्जांपल दूंगा। नो सॉल्यूशन आप लोग देख लो, इसके भी इक्वेशन है जैसे a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। अब बात को समझो, इसको क्या किए अपन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होती है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। मैं क्या भैया क्या बोल दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा? भैया कोई बात नहीं है, देखो तुरंत समझ में आ जाएगी। एक इक्वेशन लेता हूं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 12। अब बात को समझो, देखो ध्यान से, a1 क्या आपका 2 by 4, डायरेक्ट लिखूं 2 by 4, b1 by b2 कितना 3 by 6, c1 by c2 कितना, c1 बताना जरा 6 है या -6, मैं क्या भैया -6, c2 बताना कितना 12 या -12, मैं क्या भैया -12। तो ये तो नेगेटिव नेगेटिव कटी जाएगी, तो भैया इतना परेशानी करने की क्या जरूरत है? मैं क्या कोई बात नहीं बेटे, सीखो, सीखने ही आए अपन।
आई बात समझ में? अब देखो ध्यान से, जब आप देखोगे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 1/2, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये भी 1/2। देखो ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ये भी 1/2, ये भी 1/2, और ये भी अपना कितना 1/2। मतलब तीनों क्या हो गए? तीनों बराबर हो गए। मैं क्या है बात समझ में? अब बात को समझो, तीनों बराबर हो गए तो ऐसे जो इक्वेशन रहेंगे, ऐसे इक्वेशन के बहुत सॉल्यूशन आएंगे। बहुत सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप यहां इस x की, ठीक, कुछ भी वैल्यू आप रखो और y पे कुछ भी वैल्यू आप रखो, ये सेटिस्फाई कर देगा। मैं क्या बात समझ में? मतलब ऐसे ऐसे इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। जाहिर सी नहीं है कि जैसे इसमें एक कोई सॉल्यूशन आता था ना, एक x एक y आता था, इसमें जरूरी नहीं कि एक x और एक y आए, कुछ भी आ सकती है और बहुत सारे आ सकती है। आई बात समझ में? अब बहुत बच्चा इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ये दोनों बराबर है। मैं क्या बेटा नहीं, इसके एग्जांपल लो। जैसे इसके एग्जांपल ले लेते 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6, और इसका एक एग्जांपल लेते 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 19, ऐसा ले लिए। तो यहां देखो a1/a2 तो भैया 1/2 होगा, b1/b2 अपना 1/2 होगा, लेकिन c1/c2 अपना यहाँ पे हो जाएगा भैया 6/19। तो ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होंगे, तो यहां पे आ जाती है अपना नो सॉल्यूशन। मैं क्या क्लियर हुआ? तीनों चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, मैनी सॉल्यूशन क्या हुआ, नो सॉल्यूशन क्या हुआ। इस नो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। आप x की ऐसी एक भी वैल्यू नहीं निकाल सकते हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। मैं क्या बात समझ में? ये दोनों आपस में सॉल्व ही नहीं हो सकते। ये दोनों आपस में अगर सॉल्व होंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, और ये दोनों अगर आपस में सॉल्व होंगे तो एक x और एक y मिलेगा, जिसको अपन यूनिक बोलते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ तीनों चीज? चलिए इस पे जुड़े हुए थोड़े से सवाल अपन देख लेते हैं अच्छे अच्छे। देखना आप लोग क्वेश्चन कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हालांकि वो मेरे पास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने से एक बना के दे रहा हूं, पता नहीं इसमें डाउनलोड क्यों नहीं हुआ। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक मान लो kx माइनस का 3y इज इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस का 6y, 4x माइनस का 7y इज इक्वल टू 13। आई बात समझ में? हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करना आप लोग थोड़ा सा जोरा सा एक सेकंड रुकना, ठीक, मैं एक बार चेक कर लेता हूं ताकि आपके लिए आसान हो। चलो करो यार, क्या ही टेंशन है, करो, कुछ भी आए, ठीक, आपने मेथड पढ़ा है, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, टेंशन की चीज नहीं है। बात समझे? अब देखिए नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अपन क्या पढ़े थे नो सॉल्यूशन में भैया, कि फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। और उससे पहले अपन जान लेंगे यहाँ पे a1 क्या है, k है, a2 क्या है, -3 है, और c1 क्या है, -7 है। a2 अपने पास क्या है, 4 है, और गलती कर दी है, यहाँ पे ये b1 होगा, और b2 अपने पास क्या है, यहाँ पे -7 है, और c2 अपने पास क्या है, -13 है। मैं क्या क्लियर? आई बात समझ में? a1 देख k है कि नहीं, b1 देख -3, c1 इधर आया -7, इधर a2 4, b2 -7, c2 अपना -13। कैसे -13? ये इधर आया। अच्छा ये -7 यहां तो कोई अटके नहीं ना, ये जो पॉजिटिव में होता था ये अब -7 है, तो इसको अपन -7 लेंगे। आई बात? चलिए आगे चलते। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इससे तो अपने को लेना देना है नहीं, बचा ये दोनों। तो a1/a2 मतलब विच इज k/4 और इज इक्वल टू b1/b2 विच इज इक्वल टू -3/-7। ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 12/7। कैसे आया 12/7? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहां से k की वैल्यू आ गई। मैं क्या आया, ये चीज क्लियर है ये चीज? अब बात को समझो, जैसे यही एक इक्वेशन जैसे ऐसे सा दे दिया जाए, ठीक, ऐसा सा दे दिया जाए, और ये k हटा के यहां पे दे दे 2x दे दे, और ऐसा दे दे कि ये कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब आपके पास ऐसे ऑप्शन में आ गया 1 मार्क में कि पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक, दूसरा ऑप्शन है आपके पास नो सॉल्यूशन, तीसरा है आपके पास मैनी सॉल्यूशन, क्या है अपने पास, मैनी सॉल्यूशन, ठीक, और चौथा है अपने पास ऑल ऑफ द अबव।
अब बात को समझाओ, अब बात को समझिए। क्या बोला कि ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपसे पूछ दिया और आपसे ऑप्शन में पूछ दिया ऐसे क्वेश्चन कि यूनिक सॉल्यूशन है भैया ये, या नो सॉल्यूशन है, या मेनी सॉल्यूशन है, या ऑल ऑफ द अबव, इससे तो अपने को मतलब ही नहीं है। सिंपल सा चीज, तीन ही ऑप्शन अपने को डिपेंड यहाँ पे कर रही है। तो अपन इसके A1 A2 चेक कर लेंगे। A1 A2 कैसे चेक करेंगे कि A1 by A2, ठीक, ये B1 by B2 और ये C1 by C2। बीच में अपन इक्वल टू अभी नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं, अब बात को समझो। A1 क्या 2 बाय A2 क्या 4, आई बात समझ में। B1 क्या माइनस का 3, B2 क्या अपना माइनस का 7, C1 क्या माइनस का 7, C2 क्या अपना 13। तब बात को आप देखिएगा, जब A1 और A2 को ही मिलाने के लिए जाएंगे तो यही दोनों नहीं मिला। तो जब यही दोनों नहीं मिला तो इससे तो अपने को मतलब ही नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में। जब A1 A2 ही नहीं मिला तो C1, जब A1 by A2 और B1 by B2 ही नहीं मिला तो B1 by B2 और C1 by C2 या A1 by A2 और C1 by C2 से अपने को नहीं मतलब। सिंपल सा चीज ये है कि जब ये दोनों मैच नहीं करेगा तब हम इस पे प्रोसीड नहीं करेंगे। जब ये दोनों मैच कर जाएगा तब अपन इस पे प्रोसीड करेंगे, तब अगला वाला वैल्यूज बताएगा। बात को समझे कि नहीं। जब ये दोनों मैच कर जाता है और ये भी मैच कर जाता है तो मैनी सॉल्यूशन, और जब ये दोनों मैच कर जाता है लेकिन ये दोनों मैच नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे यही दोनों मैच नहीं किया है, इसका मतलब पहला वाला यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा ये। तो ये चीज क्लियर है, आया या नहीं। तो यहां से पहला ऑप्शन अपना क्लियर। आई बात समझ में, यहां तक आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं, फटाफट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत है और उसके अपने को टेक्निक समझना है। क्यों? क्योंकि अपने पास आ रही है बोर्ड और बहुत बच्चे होते हैं ऐसे जिनको परेशानी हो जाती है कि भैया ऐसा क्या करे, वर्ड प्रॉब्लम में वो अच्छे से समझ नहीं आती है, या लिखने में अगर परेशानी हो रही है तो उसको अपन ज्यादा आज देखेंगे। क्यों? क्योंकि अपना मेन वही है वर्ड प्रॉब्लम, जहां से क्वेश्चन हिट करेगा ही करेगा CBSE। चलिए आगे चलते हैं। यहां तक देख लिए। एक क्वेश्चन आप लोग घर से करके लाना, खुद करना, ठीक। ऐसे क्वेश्चन देखना आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करके लाइएगा। लिखना आप लोग कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ m and n for which the following system of linear equation has infinitely many solution. इसे आप लोग करके लाइएगा। सॉल्यूशंस है ये, क्या है? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इसे आप लोग करके लाना। ऑप्शन भी दूं क्या? ऐसे ये 3 मार्क या 4 मार्क का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से करना। m and n के आपके ऑप्शंस में दे देता हूं। 5,4 ये अपना m की वैल्यू है, ये n का वैल्यू है, ठीक। पहला वाला m का, फिर दूसरा वाला n का। तो 5 and 4, 5 and 1, C अपना है 1 and 5 और D है अपना 4 and 1, ठीक। ये आपके ऑप्शंस है। नहीं भी मैच हुए तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोग आंसर ले आना, ठीक। आई बात समझ में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अपन अब तीसरा मेथड देख ले क्या, जो कि ग्राफिकल मेथड है। सिंपल है, इसका भी कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको कोई भी कोऑर्डिनेट आपको ऐसे सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना है, वो भी इजीली निकल जाएगी। जैसे किसी को भी अगर भारी लगता है ग्राफिकल मेथड तो मैं आसान से तरीके में बता दूं कि सॉरी कोई भी आप इक्वेशन पकड़ लो, जैसे 2x + 5y = 9 और ये आ गया अपना 3x + 2y = 7। ऐसा सा इक्वेशन है। कुछ अच्छा सा लेता हूं ताकि परेशानी ना हो, ठीक है। ये ले लेता हूं 4 और ये ले लेता हूं 6। आई बात समझ में। चलिए ऐसे 2 इक्वेशन है। अब इसको अपने को बोला है कि इसको आप लोग सॉल्व करिए विद द ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या है कि कुछ नहीं करना है, सिंपल से x और ये y के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, मिनिमम 2, कम से कम 2 कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। तो भैया ये कोऑर्डिनेट अपन निकालेंगे कैसे करेंगे इसको?
कुछ नहीं करना, अपने मन का खेल है। ग्राफिकल मेथड इतना आसान है कि इसमें तो आपकी मर्जी चलेगी। भैया आपकी मर्जी में क्या? हाँ बेटे आपकी मर्जी चलती है यहाँ। देखो कैसे, फॉर 2x + 3y = 4 के लिए, ठीक, फॉर 2x + 3y = 4 के लिए, मतलब इसको ऐसे लिखेगा कि फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर द सिस्टम ऑफ, इसको पूरा लिखना कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये, फिर एट x = क्या लिखेंगे अपन कि एट x = और x = ऐसा क्या रखूं, देख लो x = 0 रख देता हूं। x = अगर 0 रखे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 4/3। आप इसको सॉल्व करोगे तो, हालांकि मैंने इक्वेशन ऐसा लिया है जो आपको शायद परेशान कर सकता है, मतलब ऐसे फ्रैक्शन में आ गए हैं, इसीलिए मैं ऐसा सा रख लूं जो आसान करे अपने को, है कि नहीं। इसको रख लेते हैं 6y, है कि नहीं, इसको अपन रख लेते हैं 6y, इसको क्या रख लेते हैं 6y। अच्छा यहां भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ये सही है, ये सही है, ये सही है क्या? हाँ जी सही है। चलिए तो एट x = 0 रखे, तो एट x = 0 आप इस इक्वेशन में रखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा 6y = 4। ठीक, अभी भी तो खराबी हो गई बेटा, क्या करूं ऐसा, इसको भी 6 रख लेता हूं यार, यही दिक्कत होती है अपने मन से करने में। चलो तो यहां से y क्या आ गया, यहां से y आ गया 1। अच्छा यहां से इसको अपन 6 रखे थे। क्या बोला था मैंने कि कम से कम आप 2 वैल्यूज रखो x की। अच्छा अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको ऐसी वैल्यूज x की रखनी है जो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। हालांकि मैंने इक्वेशन अपने मन से लिए हैं तो यहां तो थोड़ी सी दिक्कत हो भी सकती है, लेकिन अगर आपको पेपर में या क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो वो सिस्टमेटिक रूप में आपको मिलेंगे जहां पे आप x और y इजिली रख सको और उसको सॉल्व कर सको। आई बात समझ में? तो यहां से देखिए, यहां पे कोई भी कुछ भी आप x की वैल्यू आप 0 1 2 3 इससे ज्यादा नहीं जाना, अगर जरूरत पड़े तो जाना, हालांकि 1 2 3 0 और -1 -2 -3 बस यहीं तक रहना है। हालांकि जरूरत पड़े तब इससे ऊपर जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। आई बात समझ में? इसी में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब बात को समझिए, यहां पे क्या किए, एट x = 0 रखे तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। फिर क्या करेंगे, एट x = 1 पे, एट x = 1 रखेंगे, एट x = 1 ना रखो, एट x = रख दो आप 3, एट x = आप 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आप देखिए, x की जगह आप 3 रखो, 3 2 जा 6 और ये 6 उस साइड जाएगी तो 6 - 6 0 और y अपने को क्या मिल जाएगा 0। आई बात समझ में? इतना आप कर सकते हो। तो यहां क्या करना है कि आपको मिनिमम 2 वैल्यू आपको निकालनी है, हालांकि आप 3 वैल्यूज निकालोगे जब आपको क्वेश्चन मिलेगा ग्राफिकल मेथड में। आई बात समझ में? 3 वैल्यूज निकाल के, मतलब x और y का 1, x और y का 2, फिर x और y का तीसरा, ऐसे 3 वैल्यूज आपको निकालने, उसके बाद ग्राफिकल मेथड में आपको जाना है। तो ये पहले वाले के लिए अपन सॉल्व किए। फिर दूसरे वाले के लिए जाते हैं कि फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया लीनियर इक्वेशन, आप लोग पूरा लिखना है इसको कि 3x + 2y। बेटा बात यह है ना कि अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अगर डिजिटल बोर्ड रहता ना तो ऐसे अपन भी एक बार ऐसे बटन टिपते तो अच्छा सा क्वेश्चन आ जाता, हम भी देख के ऐसे पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते, है कि नहीं। चलो ये सब बात की बातें। एट x = 0, अगर अपन x = 0 पे रखे तो y की वैल्यू बताओ थोड़ा कितना होगा, x 0 मतलब ये पूरी वैल्यू 0 है कि नहीं, और 2y = 6 आ गया मतलब y = 3 आ गया, है कि नहीं। अच्छा आगे चलते और क्या रख ले, एट x = 2 रख लेते हैं। x = अगर 2 रखेंगे तो ये 3 2 जा 6 और 6 उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने को 0। आई बात समझ में? अब बारी आती है, 2 ही वैल्यू मैंने निकाले, आप लोग 3 निकाला। अब बारी आती है ग्राफ पे पुट करने की। इसको क्या करेंगे, इसको और सिस्टमेटिक वे में इसको आप ऐसे एक बक्सा बना लीजिएगा, और बक्सा बनाने के बाद एक अपना x ऊपर, एक नीचे अपना y। x की वैल्यू क्या है 0, तो जब अपन 0 रखे तो y की वैल्यू क्या है 1। फिर क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या है 3, तो जब अपन 3 रखे तो y की वैल्यू क्या है 0। मैं क्या क्लियर? इसको भी क्या करेंगे, एक बक्से में रख लेंगे, और बक्सा बनाने के बाद क्या करेंगे, एक यहाँ पे x, एक यहाँ पे y। x की वैल्यू क्या किए 0 रखे तो y की वैल्यू आई 3, फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आया 0। मैं क्या क्लियर है? आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, अपन ग्राफ बनाएंगे, ऐसे अपन ग्राफ जो आपको पेपर मिलेगा, ग्राफ का पेपर, अब वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूं, ये 0 अपना ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3,
यहाँ तक 4 चल जाते हैं, ये अपना 1, ये 2, ये 3, ये 4 है कि नहीं, ये अपना -1, ये अपना -2, ये अपना -3, ये अपना -4। या तो ऐसे दे सकता है क्वेश्चन, और या तो एक और तरीके से दे सकता है, जो कि मैं अभी हालांकि इसके बाद कराऊंगा। देखिए ध्यान से, पहला वैल्यू अपन पुट करते हैं। अब बात को समझो, इसके पॉइंट्स रखने के बाद ही आपको उससे एक लाइन खींच देना है, ठीक, इससे आप भटकोगे नहीं। बात को समझे, जैसे x अपना 0 है, y अपना 1 है, तो x में 0 कहां है बेटा, इस x में 0 भैया यहां है, ठीक, तो यहीं पे पॉइंट रखेंगे मार्कर को, और y अपना 1 है तो यहीं से 1 जाएंगे y के साइड में, यही अपना y है। x पहले क्या किए, ढूंढ लिए, x में 0, इस पूरे x में 0 ढूंढे यहां पे भैया, ठीक, फिर y क्या बोला अपने को, y बोला है 1, तो यहीं पे मार्कर रखे हुए y के साइड में 1 जाएंगे, तो y के साइड में अगर 1 जाएंगे तो y में 1 अपना यहाँ पे है, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। आई बात समझ में, यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देंगे। क्लियर। दूसरे पॉइंट्स पे चलते हैं। x पे 3 है तो y पे 0 है, x पे 3 यहाँ पे 3 आपको कहां मिल रही है, यहाँ पे, और y में 0, यहाँ पे 0 कहां है, यहाँ पे 0 तो भैया यहीं पे है, तो ये यहीं पे आ जाएगी। जैसे ही 2 पॉइंट आपको दिखेंगे, आपको क्या करना है, ऐसे तीसरा पॉइंट भी आपको बनाना है, तो जैसे ही ऐसे मिलेगा, आप सबसे पहले ऐसे क्या करोगे, यहां से एक ऐसे ये लाइन खींच दोगे। मैं क्या आया बात समझ में। चलिए दूसरा देखते हैं। x अपना 0 है तो y अपना 3 है, भैया x 0 कहां, यहां, y 3, तो इसी पे 3 अपने को जाना है, तो इसी पे 3 अपन यहां आ गए। मैं क्या क्लियर, ठीक। अच्छा, x अपना 2 है तो y अपना 0, x अपना 2 इधर भैया, किधर, इधर x 2 मिल गया, y अपना 0 मतलब यहीं पे, तो यहीं पे ऐसे करके यहां पे नोट कर देंगे। अब इस दोनों को क्या करेंगे, मैच करेंगे, और इस दोनों को जब अपन ऐसे करके मैच किए, तो ये दोनों जहां पे भी ठीक ऐसे कि आप ग्राफ पेपर में बनाओगे, तो ये वैल्यू एक अच्छी सी सिस्टमेटिक वैल्यू आएगी आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर सी। आई बात समझ में। तो ये जहां पे भी ये दोनों कट करेगा, यही इसके x और y जो होंगे, ये अपने सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्या होंगे, यही अपने सॉल्यूशन होंगे। जो इस दोनों को सॉल्व करते थे ना ऐसे इक्वेशन को, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, इस सब मेथड से जो अपना x और y आता था, वही x और y ग्राफिकल मेथड में ऐसे आएगा। मैं क्या ये थ्योरी आप लोग समझे कि नहीं, पहले ग्राफिकल मेथड का, उसके बाद एक क्वेश्चन कराता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पूछा भी कैसे जाता है क्वेश्चन। अब आप लोग देखो, लिखना कोशिश करना, अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, और वो इक्वेशन क्या क्या है, वो इक्वेशन है 2x प्लस y इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन अपने पास 2x माइनस ऑफ y माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक। और इसको, ये है क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल so formed by 2 lines and x-axis, 2 lines and x-axis। इसको आप लोग करो, कोशिश करो। पहले तो क्या है कि 2 इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, और दोनों इक्वेशन से आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना मतलब यह है कि आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं, सिंपल सी चीज ये बोला है। तो अपन जानते हैं क्या करते हैं भैया कि इक्वेशन अपन लिख लेते हैं 2x प्लस y इक्वल टू 6, पहले इक्वेशन लिख लिए। आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऐसे लिखोगे कि फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन के लिए एट, अब वैल्यू रखो। अब देखो, अब क्या करोगे, अब एट x इक्वल टू 0 रखूं, 1 रखूं या 2 रखूं, आप कुछ भी रखो, यहाँ पे अच्छे से सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे मैं चाहता हूं x इक्वल टू 1 रखूं। अगर x इक्वल टू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी बताए। x इक्वल टू 1 रखा तो 2 इंटू 1 विच इज 2, और 2 इधर गया तो कितना आया 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 4। अगर आपको नहीं आ रही है तो थोड़ा सा आप सॉल्व कर लो। क्लियर। और
x इक्वल टू अगर अपन 2 रखे, x इक्वल टू 2 रखे हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2। और क्या रखूं, एट x इक्वल टू 3 भी रख लेते हैं अपन, 3 रख ले, क्या नेगेटिव में रखे कुछ ऐसा नहीं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। x इक्वल टू 3 रख लेते तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, है कि नहीं, 2 3 6 तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। इसका फिर क्या करेंगे अपन, 3 वैल्यूज निकाले हैं तो तीनों वैल्यूज का अपन बक्सा बनाएंगे, और बक्सा बनाने के बाद ये x और ये y, x 1 था तो y आया 4, क्लियर, x अपना 2 था तो y आया अपना 2, x जब 3 था तो y आया अपना 0, क्लियर। ये पहला इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स अपने निकल गए। अब आते हैं फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन या फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2, फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये L है, लीनियर इक्वेशन 2। दूसरा इक्वेशन क्या है अपने पास, कि ये है अपने पास 2x माइनस का y और माइनस का 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, 2x माइनस का y माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, क्लियर, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे कि एट x इक्वल टू क्या रखूं ऐसा, खुद बोलो, एट x इक्वल टू 1 रखें। अगर एट इक्वल टू x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने को शायद 0। आप सॉल्व करके देखो, ये 2 जब इधर आ जाएगा, ये भी 2 है तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगी। अच्छा आगे चलते हैं, अगर एट x इक्वल टू अपन रख दिए 2, अगर एट x इक्वल टू 2 रखे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 और ये 2 इधर आ जाएगा तो 2। फिर तीसरा चलते हैं, एट x इक्वल टू ऐसा क्या रखूं, 3 रख दूं, 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। बन गया भैया अपना कोऑर्डिनेट्स। इसको भी अपन क्या करते हैं, बक्सा में रख लेते हैं, ये अपना x, ये अपना y। x कितना 1 तो y 0, x अपना 2 तो y भी 2, x अपना 3 तो y अपना 4। मैं क्या क्लियर, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, दोनों इक्वेशन के। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करने में मजा आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसीलिए उस टाइम तो अपने मन से मैंने लिया था, इसलिए दिक्कत हो गई थी। अब दांत को देखिए, ये बना ग्राफ, थोड़ा सा इसको सुंदर बना लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, E4, E5, E1, E2, E3, E4, मतलब नहीं, ये y, ये x, ठीक है, और ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये अपना बीच में ओरिजिन, ये अपना x डैश, ठीक। अच्छा, ये जब ग्राफ आप बनाओगे या जो भी आप पेपर वहां पे यूज करोगे, उस पेपर में या वहां पे आप ऐसे लिखोगे कि ड्रॉ x डैश एज हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां पूरा लिखना, हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर में लिखना आप लोग, ठीक है, एंड y डैश एज वर्टिकल लाइन। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि आप जितना लिखोगे, जितना सुंदर से पेपर आप लोग लिखोगे, उतना सुंदर से आपको मार्क्स मिलेगा। आई बात समझ में, ये अपना -1, ये -2, ये -3, ये -4, क्लियर। अब चलते, अब आई कोऑर्डिनेट्स रखने की बारी। x1 तो y4, x में भैया 1, ये x में 1, y यहीं से 4 जाना है, x1 तो 4 यहीं पे मार्कर रखेंगे और यहीं से 4 की तरफ जाएंगे। y में 4 अपने को कहा है, यहां मिलेगा, तो यहां पे 0.2 भी नोटेड माय लॉर्ड। आई बात समझ में। नेक्स्ट 2 x अपना 2 है तो y भी 2, x में भैया 2 इधर, y चलेंगे यहीं से 2 तो यहां से 2 भैया यहां पे आ जाएंगे। मैं क्या क्लियर। फिर तीसरा है 3,0, मतलब x में 3 यहां पे और यहीं से y में 0, तो ये तो भैया यहीं रह जाएगा। मैं क्या क्लियर आई। थोड़ा सा इसको अगर अच्छे से करते कि इसको और थोड़ा सा लेफ्ट करेंगे तब जाके ये एक अच्छी सी लाइन दे देगा, है कि नहीं, है कि नहीं, देखो तो ध्यान से। हाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन कोई ना, आप लोग तो स्केल से करोगे तो ये हो जाएगी। आई बात समझ में। फिर आगे चलते, x1 तो y0 मतलब यहीं पे, फिर x2 तो y भी 2, x अपना 2 यहां पे और यहीं से y में भी 2, तो यहीं से y में 2 जाएंगे तो ये यहीं पे आ जाएगा। ये भी तो अपना 2,2 ही है, पिछले वाले के लिए 2,2, तो ये भी अपने को यहीं दे देगा, तो एक पॉइंट अपने को यहां मिल गई। तीसरा है 3,4 मतलब 3 यहां पे और 4 यहां पे, मतलब ये है कि अब ये तीनों लाइन यहां पे मैच करेगा, यहां पे ऐसे,
ये तीनों लाइन ऐसे, इसको आया, इसको, अरे अच्छे से बेटा, अच्छे से ध्यान से, ये इसको ऐसे मैच कर गया। अब बोलता क्या है क्वेश्चन, वो तो अपन ने सॉल्व कर लिए, सॉल्व किए तो यहां से ये सॉल्यूशन मिला एक्स एंड वाई। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखो, इसके कोऑर्डिनेट लिखने आप लोग को आती है, थोड़ा सा अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो होती है इसके एक्स और वाई लिखना होता है। तो इसके कोऑर्डिनेट में आप आओ, नीचे आओ, इसके नीचे में जो भी है ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है। आई बात समझ में? इसके नीचे जो भी है ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट है। इसके नीचे कौन? 2, तो ये 2 अपना एक्स कोऑर्डिनेट। और इसके इधर आइए, इसके जब आप इधर आइएगा तो इसके इधर में जो रहेगा वो अपना वाई कोऑर्डिनेट। तो ये कितना 2, तो ये भी 2, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी इसका 2 और वाई कोऑर्डिनेट भी इसका 2। तो इसका मतलब ये है कि यहां से अपने को पता चल गया कि x इक्वल टू भी 2 और y इक्वल टू भी कितना 2, मतलब x और y अपने पास सॉल्यूशन आ चुके हैं। क्लियर? अब बात को समझिए। अब क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना है, सो फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस एंड एक्स एक्सिस। मतलब ये कि इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से जो भी ट्राइंगल बना है, देखो बेटा आपको ट्राइंगल दिखा कि नहीं, देखो ये ट्राइंगल आपको दिखा या नहीं दिखा आपको, तो इस ट्राइंगल का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से, ठीक, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, है कि नहीं। इस ट्राइंगल का क्या करना, अपने को एरिया निकालना। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना सिंपल, बेस पता करो, बेस कौन, ये, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये यहाँ पे 2 था, ये 1, ये भी 1, तो टोटल बेस कितना हो गया अपने पास 2, तो बेस कितना हो गया अपने पास 2 यूनिट्स। आई बात समझ में। हाइट अपन चलते हैं, हाइट मतलब ये, है कि नहीं, हाइट कौन होगा, यही अपना हाइट होगा। तो इसकी हाइट मतलब ये हाइट बोल रहा है, ये भी कितना 2 यूनिट्स, तो हाइट भी अपने पास कितना हो गया, अपने पास 2 यूनिट्स। जब हाइट अपने पास पता चल गया, बेस पता चल गया, तो आप लोग को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होती है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब हाफ इंटू 2 इंटू 2, एक 2 से 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है? क्लियर है? ये चीज समझ में आया या नहीं? ऐसे क्वेश्चन आपको ग्राफिकली पूछा जा सकता है। चीजें क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। देखो बेटा, अब अपन आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, जो बहुत ही अपने लिए वीवीआई है। तो मैं चाहता हूं ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको बताने की कोशिश करूं। और 3 से 4 टाइप सी क्वेश्चन है, हालांकि एक डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम भी पहले आता था, अब आपके सिलेबस में है या नहीं पता नहीं है, तो बट इस साल सैंपल पेपर में देखने को नहीं मिला। तो हालांकि आप लोग उस पर भी थोड़ा पे ध्यान रखना, और वैसे क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करना। आई बात समझ में? चलिए आप लोग देखना, ये क्वेश्चन करना कि द टैक्सी, ये नहीं दिख रहा है क्या, फिर भी थोड़ा सा कष्ट कर लो बेटा, क्योंकि रात हो रहा है बहुत और अपने पास मार्कर की इंक हो गई है खत्म। बात यह है कि इतने रात को मैं जा नहीं सकता, सब सोए हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सा कष्ट अगर आप कर सको तो कर लो। कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज together, with the charge for the distance covered for with the charge for the distance covered for a distance आप लोग इसको स्किप कर लोगे, टेंशन की बात नहीं है। For a distance of 10 किलोमीटर, the charge paid is 105 rupee, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid 155 rupee. What are the fixed charges and the charge per kilometer and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? अब बात को समझिए, अब देखो ध्यान से। अब बात यह है कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स अपने पास आ सकती है, और ऐसे में टाइप्स भी अपने पास आ सकती है। एक वर्ड प्रॉब्लम आपके हो सकते कुर्सी चेयर वाले होंगे,
तो बहुत बच्चे के ये डाउट होते हैं कि भैया अपन माने x किसको माने y किसको माने। मैं कहा बेटा किसी को भी मान लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक। तो फिर बच्चे को डाउट रहता है कि भैया इक्वेशन कैसे बनाए। सबसे मेन चीज ये है कि अपने से इक्वेशन ही नहीं बनता। कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, प्लस करना इक्वल टू करना, प्लस करना इक्वल टू करना। आप लोग याद कर लो, प्लस करना इक्वल टू करना। क्या करना? प्लस करना इक्वल टू करना। मैं क्या भैया क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया। देखो बात को समझो, लास्ट से पढ़ने की कोशिश, पहले एक बार शुरू से पढ़ो कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड 105। इतना सारा भाषण पढ़े, कुछ नहीं समझ में आया, मैं समझाऊंगा, समझ में आएगा। देखो बात को, एक क्या है कि टैक्सी है जो एक शहर में चलती है और उसके जो चार्जेस हैं उसके चार्जेस कुछ इस तरह से हैं कि पहले तो एक फिक्स चार्ज है, जो भी चार्जेस है एक फिक्स चार्ज है। उसके बाद जितना आप डिस्टेंस चलोगे उसके चार्जेस अलग हैं, मतलब रेट पर किलोमीटर के अलग हैं और जो एक फिक्स चार्जेस है वो अलग है। जैसे कि मैं बताता हूं, आप एक टैक्सी में चले और टैक्सी वाला आपसे बोला कि भैया बैठने के 10 रुपए हैं और उसके बाद जितना किलोमीटर आप चलिएगा उतने 5-5 रुपए आपके होंगे। जैसे कि देखो बैठने के 10 रुपए, तो 10 रुपए तो वो लेगा ही लेगा, आई बात समझ में। उसके बाद मान लो कि 5 रुपया पर किलोमीटर है, तो कोई बंदा मानो कि चल लिया 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर चला, तो 4 किलोमीटर चला मतलब कि 1 किलोमीटर 5 रुपया ले रहा है, तो 4 किलोमीटर वो कितना ले लेगा? 20 रुपया। तो 20 रुपया वो उस हिसाब से, और 10 रुपया कैसे? जो वो बैठने के चार्जेस ले रहा। बात समझेगी नहीं? अरे एक टैक्सी वाला एक आदमी को बोला कि आप बैठोगे तो 10 रुपया लगेंगे और 5 रुपया आपको लगेंगे कि जितने किलोमीटर आप चलोगे उतने 5-5 रुपया आपको लगते जाएंगे। अगर 2 किलोमीटर चले तो 10 रुपया, 3 किलोमीटर चले तो 15 रुपया। तो उसी हिसाब से ये बोला है कि इसके क्या है कि फिक्स चार्ज एक अलग से फिक्स्ड है, आई बात समझ में। और अलग से जैसे जैसे वो रेट पर डिस्टेंस चलते जा रहा है, रेट पर किलोमीटर चल रहा है, उसके पैसे अलग से हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एक आदमी बैठा जो कि 10 किलोमीटर चला तो वो आदमी 105 रुपया पे किया। फिर क्या है कि दूसरा आदमी जब 15 किलोमीटर चला उसी टैक्सी से या उसमें ट्रेवल किया तो उसके जर्नी में वो कितना पे किया? 155 रुपया पे किया। तो अब आपसे पूछता है कि भैया ये बताओ कि फिक्स्ड चार्जेस क्या होगा और रेट पर किलोमीटर क्या होगा। बात को समझो, किसी को अगर इतना भाषण नहीं भी समझ में आता तो आप पीछे से पढ़ना शुरू करो, ठीक। पीछे से एक बार शुरू से पढ़ो, एक बार पीछे से पढ़ो। यहां पे क्या बोला कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, मतलब फिक्स्ड चार्जेस अपने से पूछ रहा है। फिर पूछता है एंड द रेट पर किलोमीटर। बस यही से अपने दिमाग क्लिक हो जाने चाहिए कि भैया एक्स और वाई मानेंगे, लेकिन किसको किसको मानेंगे? एक अपन मानेंगे फिक्स्ड चार्ज को, एक अपन मानेंगे रेट पर किलोमीटर को। आई बात समझ में? या चार्ज पर किलोमीटर को। क्यों? क्योंकि अपने से पूछ क्या रहा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, मतलब फिक्स्ड चार्ज क्या होगा, और दूसरा क्या पूछ रहा है कि चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा। यही दोनों निकालना है और अपने पास एक्स और वाई ही पूछा जाता है। तो एक्स और वाई ही जब अपन मानना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? आंसर देखेंगे कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी, फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स रुपया। कितना रुपया? एक्स रुपया। कितना रुपया है? एक्स रुपया। एंड लेट द चार्ज पर किलोमीटर बी वाई रुपया। कितना रुपया? वाई रुपया। अब बात को समझो, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब अपन बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से अब अपनी इक्वेशन बनेगी। अब जैसे मैं आपको कहानी बताया कि एक आदमी जब बैठ रहा है तो बैठने के 10 रुपए ले रहा है वो, और उसके बाद चार्ज पर किलोमीटर मतलब जितने किलोमीटर वो चल रहा है उस हिसाब से वो पैसे ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फिक्स चार्ज जो अपना एक्स है वो एक्स रुपया तो उस इंसान से लेगा ही लेगा, प्लस चार्ज पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर को उसको वाई रुपया देना पड़ता है। कितना रुपया? वाई रुपया देना पड़ता है। इसका मतलब ये है, कहा गया 10 किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपया देगा? 10 वाई। बात को समझे कि नहीं? जैसे 1 किलोमीटर चलने पे 5 रुपया दे रहा था तो 4 किलोमीटर चलने पे कितना रुपया दिया? 5 चौके 20, मतलब 5 टाइम्स 20, दोनों को मल्टीप्लाई किए। वैसे ही 1 किलोमीटर चलने पे अगर वाई रुपया दे रहा है तो 10 किलोमीटर चलने पे कितना देगा? 10 वाई। और दोनों पैसा जोड़ के ही वो मतलब ऐसे भाड़ा लेगा। भाड़ा समझते हो ना? किराया नहीं, किराया बोल दूं नहीं, भाड़ा ही, ठीक, भाड़ा लेगा। तो बात को समझे, दोनों रुपया जब जोड़ेंगे तो वो कितना रुपया पे करता है? 105 रुपया, मतलब इक्वल टू 105 ले बन गई पहली इक्वेशन। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया। वैसे ही सेकंड इक्वेशन भी क्या है कि फिक्स चार्ज तो बेटा वो लेगा ही लेगा, प्लस इसमें डिस्टेंस कितना चल रहा है? 15 किलोमीटर, तो 15 वाई इक्वल टू टोटल पैसा कितना पे किया है? 155 रुपया।
ये आ गया अपना सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन से इसे सॉल्व कर लूं, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि नीचे वाले सबका साइन क्या है, प्लस में। तो ये x माइनस एक्स, ये तो 0 ही हो गया। ये 10 माइनस 15, तो ये माइनस का 5y हो जाएगा, इक्वल टू 105 में 155 माइनस करेंगे, उल्टा माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस का 50 हो जाएगा। तो यहां से y कितना आ गया, यहां से y की वैल्यू आ गई अपने पास, y कितना आ गया, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 5 10 जा 50, मतलब यहां से y की वैल्यू आ गई 10 रुपी। आई बात समझ में? पहले y इक्वल टू 10 ही लिखते हैं, रुपया बाद में लिख देंगे। y इक्वल टू 10 है। अब y को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, यहां पे पुट कर देते हैं, यहां पे पुट करेंगे तो पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है क्या, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक। तो x प्लस 10y विच इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 105, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 5। इसका मतलब ये है कि अब बात को समझो, क्या पूछ रहा था, फिक्स्ड चार्ज को माने क्या थे, x, तो x निकला क्या, 5। मतलब ये कि हेंस द फिक्स्ड चार्ज बी 5 रुपया। आई बात समझ में? एंड द चार्ज पर किलोमीटर अपने से पूछा जा रहा था, तो चार्ज पर किलोमीटर अपने पास कितना आया है, y कितना आया है, 10, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 10 रुपया। आई बात समझ में? अब बात को समझो, x और y निकल गया। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। मतलब कि कोई इंसान अगर 25 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना रुपया पे करना पड़ेगा। कितना रुपया पे करना पड़ेगा भैया, यहाँ का सिस्टम अलग है। यहाँ पे क्या है कि फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है, प्लस चार्ज पर किलोमीटर देना है, मतलब 25y, ये दोनों मिला के आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो x की वैल्यू कितनी, 5, तो यहां से आ गया 5 प्लस 25 इंटू वाई, तो 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी, 10, ये कितना आ गया, 250 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 255 रुपी। मतलब कि अ पर्सन हैज टू पे 255 रुपी 255 रुपी हैज टू पे फॉर ट्रेवलिंग कितना किलोमीटर, ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं वर्ड प्रॉब्लम के। मैं क्या ये चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बहुत सही। आई बात समझ में? चलिए अब बात को समझिए। अब अपना मेन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है एज प्रॉब्लम। क्या है अपना, एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम को भी अपन क्वेश्चन के थ्रू ही निपटाएंगे। कैसे निपटाएंगे देखना आप ध्यान से। पहले क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं एज प्रॉब्लम के। चलिए देखिएगा, ये एक एज प्रॉब्लम है और इसके एक और टाइप है, वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, बात ये है कि अभी ये बातें करेगा प्रेजेंट एज की, और अपने से पूछा भी जाएगा कि आपको प्रेजेंट एज ही निकालना है। हालांकि मैक्सिमम एक आदमी, एक बच्चा, एक बाप, एक बेटा, एक माँ, एक बेटी, ऐसे ही रहेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे घबराना नहीं, एकदम सिंपल सी चीज है। आपसे एक ट्रिक मैं पूछूंगा कि अगर आज आपकी 17 साल उम्र है तो 2 साल पहले आप कितने साल के होंगे? 15 साल के। सिंपल। और आपसे पूछा जाए फिर आप 2 साल बाद कितने के हो जाओगे, तो कितने के हो जाओगे आप? 2 साल बाद आप हो जाओगे 19 साल के। कितने हो जाओगे? 19 साल के। मतलब यह है कि जब 2 साल पहले गए तो -2 किए। कहां से -2 किए? प्रेजेंट एज से -2 किए। और मैंने बोला कि 2 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे? 19 साल के। तो कहां से आप +2 किए?
आपने प्रेजेंट एज से +2 किया, मतलब यह है कि आप खेला करेंगे किसमें, प्रेजेंट एज में। मतलब यह है कि सारी किस्सा, सारा कहानी किसमें चलेगा, प्रेजेंट एज में। और उसके बाद क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा, जहां जहां ले जाने के लिए बोलेगा, बोलेगा कि तुम पास्ट में जाओ तो पास्ट में जाएंगे, फ्यूचर में जाओ तो फ्यूचर में जाएंगे। आई बात समझ में? और लाइफ कितनी आसान रहती पास्ट में जाके, यार क्लास 9th पढ़ लेता कितना अच्छा हो जाता। चलो, द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर इज 3 years मोर देन द 3 times ऑफ द एज ऑफ हिज सन। अब बात को समझो, अगर ऐसे अब्बूजान आप बच्चे में ऐसा आ जाए, मतलब अगर एक पिता और एक बेटे में ऐसे एक रिलेशन आ जाए, तो बात को समझो, अपने तो दिमाग तेज है, दिमाग कैसे तेज है कि भैया बेटा ही छोटा होगा, बेटा छोटा होगा। अब ये बात है कि जो भी छोटा होगा आप उसको एक्स मानो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो। आई बात समझ में? तो अपन सबसे पहले क्या मानेंगे कि लेट द एज ऑफ सन, लेट द एज ऑफ सन बी एक्स। क्या किए, एक सन का मतलब बेटे का एज को अपन क्या मान लिए, एक्स। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन कि द प्रेजेंट एज, अच्छा कैसा एज है ये अपना, लेट द प्रेजेंट एज, आप यहाँ पे लिख लो, थोड़ा सा छूट गया, यहाँ पे लिख लो प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स। अब प्रेजेंट एज अपने फादर का जो है वो 3 years मोर, धीरे धीरे पढ़ेंगे, 3 years मोर। अब बात को देखो, सन का एज अपन लिख लिए हैं, ठीक है। वीडियो बेटा पॉज इसीलिए हुई क्योंकि पीछे एक मक्खी नाच रही थी, फिर वो कैमरे पे आती तो थोड़ी सी दिक्कत देती। चलिए बाद की बातें बाद में करेंगे। चलिए देखिएगा, सन का एज अपन क्या किए, मान लिए एक्स। अब अपन चलते हैं अबूजान पे, अबूजान पे जाएंगे मतलब कि फादर पे जाएंगे, तो फादर की जो एज कहता है वो 3 साल बड़ा है, 3 times मतलब 3 गुना +3 है कि नहीं, 3 गुना +3। तो यहां से क्या हो जाएगा कि द एज ऑफ, कैपिटल लिखो बेटे, द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ नहीं, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, क्योंकि अपन खेला कर रहे हैं प्रेजेंट में, तो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर बी 3 times मोर देन 3, मतलब 3x + 3 हो जाएगा। तो ये अपना प्रेजेंट एज निकल गया फादर का, ये अपना प्रेजेंट एज निकल गया किसका, सन का। अब चलते हैं जो ये मेरे से बोलेगा करने को वो करेंगे। अब बात को समझे, ये प्रेजेंट एज है, जो भी क्या है ये अपना प्रेजेंट एज है। अब कहता है हेंस 3 years लेटर, इतने पे जब 3 साल लेटर बोल दिया मतलब 3 साल बाद जाना। अब आपसे मैंने पूछा था कि अभी आपकी एज 15 है, तो 2 साल बाद आप कितने के हो जाओगे, 17 साल के, मतलब +2 करोगे। वही ये कह रहा है 3 years लेटर, तो 3 साल बाद जाना है, इसका मतलब दोनों में +3 होगा। मेरा क्लियर हुआ या नहीं? इसका मतलब यहां लिखेंगे 3 years लेटर, तो 3 साल बाद, 3 साल बाद द एज ऑफ सन, द एज ऑफ सन बी x +3 और द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या हो जाएगी 3 साल बाद, क्या है फादर की एज 3x +3, 3x +3 और 3 साल बाद जाएंगे मतलब +3 एक और। आया ये चीज क्लियर हुआ? तो यहां से सन का एज और फादर का एज निकल गया। अब ये एक कंडीशन बोलेगा करने के लिए, ये कंडीशन क्या बोलेगा कि फादर एज विल बी 10 years मोर देन द ट्वाइस। मतलब ये है कि फादर की जो एज हो जाती है वो 10 ज्यादा हो जाता है बेटे के 2 गुने से, ठीक। बेटे के एज के मतलब ट्वाइस से +10 हो जाती है, ट्वाइस मतलब मल्टीप्लाई 2 और प्लस का 10 बोलने के बोल रहा है किससे, सन का। तो यहां तक जब आप पहुंचोगे ना, यहां तक ये दोनों जब आप लिख लोगे और तब बोलेगा कंडीशन अप्लाई करने के लिए, तो सिंपली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल कर देना। सबसे पहले दोनों को क्या कर दिया, इक्वल। एक क्या है अपना x +3, ठीक, और एक अपना क्या आ जाएगा यहां से 3x + 6, और इस दोनों को क्या किए अपन, इस दोनों को क्या कर दिए इक्वल टू। मैं क्या आया, ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? ठीक, पहले क्या बोले कि इस दोनों को क्या करिएगा, सबसे पहले आप इक्वल कर दीजिएगा। इक्वल करने के बाद जो ये कंडीशन बोलेगा वो कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे। ये कंडीशन क्या बोला है, 3 साल नहीं, कहा 10 साल ज्यादा देन ट्वाइस, मतलब 2 गुना है। कौन है, पिताश्री, पिताश्री 2 गुना है और +10 है। अब बात को आपको ये कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों का एज कौन सन का है, कौन फादर का है। तो x +3 किसका एज है, सन, तो ये सन का एज है और ये फादर का एज है। अब बात को समझो, अगर फादर बड़ा है तो अगर मैं फादर में ही ऐड +10 × 2 कर दूं तो फादर तो और बड़े हो जाएंगे।
अरे जब मेरे पापा अगर 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, उसी में मैं +10 कर दूं, +3 कर दूं, या ×2 कर दूं, या कुछ भी उसमें ऐड करूं, तो वो मेरे बराबर कभी हो सकते? नहीं हो सकते। मतलब कि ये जो भी बोल रहा है उसको अपने को करना पड़ेगा सन में, मतलब कि बेटे की उम्र में। तो फादर का एज अगर 10 साल बड़ा है तो इसको इक्वल करने के लिए +10 किधर करेंगे? बेटे के साइड में। मैं क्या ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? और ट्वाइस मतलब 2 गुना किधर भी करेंगे? बेटे के साइड में। ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? अब इसको आप सॉल्व कर लो सिंपली। ये क्या हो जाएगा? 2x + 6 + 10 = 3x + 6। यहां से क्या आ गया? क्या आ गया? क्या आ गया? ये 16 और ये उधर चल जाएगा। 16 - 6 डायरेक्ट आ गया। x = 10 ईयर्स। मतलब ये x किसको माने थे? प्रेजेंट एज ऑफ सन। मतलब x आ गया प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन बी 10 ईयर्स ओल्ड एंड क्या और क्या पूछा है? प्रेजेंट एज डिटरमाइन दोनों के। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, बेटा आप पूरा लिखना, ठीक है? फादर भी कितना है? फादर का एज अपन शुरुआत में प्रेजेंट एज में फादर का एज क्या था? 3x + 3, मतलब 3 × 10 + 3 विच इज 30 + 3 = कितना? 33 ईयर्स ओल्ड। मैं क्या क्लियर है ये चीज? अब ये चीज क्लियर हुआ या नहीं? अब बात को समझो। इसी से एक क्वेश्चन मैं बताता हूं। अगर ऐसा आपसे पूछ दे, ऐसा अगर आपको बोल दे कि शुरुआत में ही बोल दे 2 इयर्स अगो जाने के लिए, ठीक? अगर आपको ऐसा बोल दे कि आप 2 इयर्स अगो चल जाओ, फिर प्रेजेंट में आओ, फिर फ्यूचर में जाओ, तो मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूं कि बेटा आपको जो भी किस्सा कहानी, ठीक है, गलपात कुछ भी करना है, आप प्रेजेंट एज में करोगे। आप अपने आप को मानोगे कि मैं प्रेजेंट में हूं, और उसके बाद ये क्वेश्चन अपने को अगर फ्यूचर में लेके जाएगा तो प्लस करेंगे, और अगर पास्ट में लेके जाएगा तो माइनस में जाएंगे। मैं क्या क्लियर? और यही तक अपन समाप्त रखते हैं, यहीं तक अपन रखते हैं। क्यों? और ये अपना पूरा रिवीजन हो चुका है। आप एक बार बस कोई भी एक सैंपल पेपर उठा के चेक करो, उसको बनाने की कोशिश करो, क्योंकि इतना तो आप कर सकते हो बेटा, बोर्ड है कि नहीं? तो आप बस उसे करने की कोशिश करिए और सारे लीनियर इक्वेशन के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। और हम लोग के साथ मतलब मेरे साथ आप बने रहो 14 डेज, और मैं कंप्लीट रिवीजन आपको कराऊंगा। और तब तक के लिए आप मेहनत करते रहो, और टाटा बाय, सी यू।